आज का टॉपिक है खगोलीय दूरदर्शी। कल हमने आपको कराया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, और ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इनमें से लगभग एक क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। साथ में अगर न्यूमेरिकल आएगा तो केवल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होगा। आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात ये आती है कि भाई खगोलीय दूरदर्शी का काम क्या है। तो जैसे नाम है खगोलीय, इसका मतलब आकाशीय, यानी आकाश के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनको देखने के लिए जिस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है उसको कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब दूर की चीजें देखने से काम, ठीक है। और खगोलीय दूरदर्शी मतलब आकाशीय चीजें, खगोल के अंदर जो भी चीजें हैं उनको देखने के लिए उसको कहते हैं खगोलीय दूरदर्शी, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसमें क्या होता है, ये टेलीस्कोप दो तरह की होती है, एक परावर्तक और एक अपवर्तक। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अभी, ये अपवर्तक वाले की बात कर रहे हैं। रिफ्रैक्टिंग टाइप अपवर्तक दूरदर्शी, कभी कभी इसी नाम से आ जाती है कि अपवर्तक दूरदर्शी को बताइए। तो ये जो खगोलीय दूरदर्शी हम ले रहे हैं, फिलहाल अपवर्तक टाइप वाली जो दूरदर्शी है उसकी बात की जा रही है। अपवर्तक का मतलब है जिसमें अपवर्तन हो, और अपवर्तन होता है लेंसों में, और परावर्तक दूरदर्शी आ जाए, परावर्तन होता है दर्पणों में। तो यानी जिसमें दर्पण का यूज करके हम दूरदर्शी तैयार करेंगे वो होगी परावर्तक दूरदर्शी। तो पहले अपवर्तक दूरदर्शी की बात कर रहे हैं, और ज्यादातर केस में अपवर्तक दूरदर्शी ही पूछी जाती है, लेकिन फिर भी परावर्तक को भी पढ़ के चलेंगे। अगर ये तैयार हो जाएगी तो उसे तैयार करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर दो लाइन में पूछता है कि भाई खगोलीय दूरदर्शी, तो आप कह दोगे आकाशीय वस्तुओं को देखने के लिए जिस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। दूसरी बात, इसकी संरचना क्या है। संरचना जस्ट अपोजिट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप को उल्टा कर दें तो दूरदर्शी का काम करने लग जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दिखने में आपको ऐसा लगेगा। तो क्या होता है इसमें एक बड़ी ट्यूब होती है, ये एक कोई बड़ी ट्यूब है, और इस बड़ी ट्यूब के एक किनारे पर एक बड़ी फोकल लेंथ यानी लार्ज फोकल लेंथ और लार्ज अपर्चर, बड़े द्वारक और बड़ी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस लगा होता है। एक दूसरी ट्यूब होती है, जो दूसरी ट्यूब है इस ट्यूब के साथ वो पेच लगे होते हैं और पेचों से आपस में फिट होती है। ये दूसरी ट्यूब हो गई, ये पेच हो गए, और इससे ये एक दूसरी नली है, ये दूसरी नली लगी हुई है जो कि इसके कंपैरिजन में काफी छोटी है। और इस नली के दूसरे किनारे पर एक छोटी फोकल लेंथ का और छोटे द्वारक का दूसरा उत्तल लेंस लगा होता है। उसमें भी ऐसा ही था, देखिए कंपैरिजन करिए थोड़ा सा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो आपने टॉपिक पढ़ा था कल, उसमें भी सेम था, लेकिन उसमें क्या था, कम फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस था वो इस साइड में था, और ज्यादा फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस था वो उस साइड में था। इसमें उल्टा कर दिया गया है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, वहां पर दोनों ही लेंसों की फोकस दूरी जो थी और जो द्वारक था वो छोटे थे। यानी एक का अगर 5 था तो दूसरा 7 था, 8 था, लेकिन यहां बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ये अगर 5 है तो ये 50, 100, 80 इतना डिफरेंस होता है। बात समझ ली। और उसमें हमने प्रूव भी किया था लास्ट में कि दोनों फोकस दूरी कम क्यों रखी जाती थी, जिससे कि आवर्धन क्षमता ज्यादा हो। लेकिन यहाँ पर ये वास्तव में कैसा लेंस है, बहुत बड़ी फोकस दूरी का, जितना बड़ा पॉसिबल हो सकता है उतना बड़ा। और चूंकि इसको वस्तु की तरफ रखते हैं इसलिए इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस यानी अभिदृश्यक। वस्तु की तरफ जो होता है वो अभिदृश्यक, और इधर आंख रखी जाती है देखने के लिए, तो इसे नेत्रिका या नेत्र लेंस, ये नेत्रिका। और एक वर्टिकल स्टैंड पे लगा होता है, ये ऐसे करके वर्टिकल स्टैंड होगा और उस पे ऐसे लगा दिया जाएगा, ऐसे करके जो ट्यूब होगी उसको, और यहां से हम देखेंगे ऐसे करके आकाश की जो भी चीज होगी, मान लो मून को देखना है तो मून की तरफ करके उसको आसानी से फोकस करके। इनके बीच में जो स्क्रू लगे हैं, इन स्क्रू की सहायता से जो लेंसों के बीच की दूरी है उसको कम और ज्यादा कर सकते हैं हम, उसको बोलते हैं रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट, वही दंड चक्र व्यवस्था। ठीक है भाई, तो ये हो गई इसकी संरचना।
हालांकि संरचना वगैरह कम पूछी जाती है, मेन जो काम होता है वो होता है प्रतिबिंब का बनना या फिर कहिए किरण आरेख और आवर्धन क्षमता। तो अब हम बात करते हैं प्रतिबिंब के बनने की। इमेज फॉर्मेशन। तो अब बात की जाती है इमेज फॉर्मेशन की, और इमेज फॉर्मेशन में आप जैसे आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ध्यान रखा था कि कभी भी दोनों लेंसों को एक साथ नहीं बनाना है, ऐसा ही ध्यान यहां पे रखना है। पहले एक लेंस बनाओ और उसका प्रतिबिंब बनाओ वस्तु का, उसके बाद दूसरे लेंस को एडजस्ट करो। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए यहां पर पहला लेंस बहुत बड़ा लेंस है, तो आप एक उत्तल लेंस जो कि बड़ा है काफी, उसको बना लोगे और उसके बीच में से आप लगभग उसका मुख्य अक्ष खींचते हुए उसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए खींच देना। ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। और इधर दिखा देना चाहो तो एक बीच में लाइन दिखा देना, ये अवदर्शक है, आप इसको LO कह सकते हो और इसके प्रकाशीय केंद्र को O मान लेना। देखिए यहां जो मेन एक और पॉइंट जो डिफरेंस है उसको भी थोड़ा सा समझना होगा आपको, क्योंकि जो छोटी वस्तुएं थी जिनको हमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से देखना था वो हमारे पास में थी, इसलिए हमारा मन करे वहां रख सकती थी, हम उसके मुख्य अक्ष पर रख सकते थे उसको। लेकिन यहाँ पर वस्तु हमारे पास नहीं है, वस्तु चंद्रमा है, और चंद्रमा अगर हमारे पास होता तो दूरदर्शी की क्या जरूरत थी देखने की। इसका मतलब वस्तु बहुत दूर है, और जब वस्तु दूर की होती है तो आप उसको मुख्य अक्ष पर नहीं रख सकते, इसलिए कभी भी अब वस्तु को मुख्य अक्ष पे आप नहीं ले सकते। जब मुख्य अक्ष पे नहीं लेंगे तो फिर आप उसको थोड़ा ऊपर की तरफ दिखाओगे कि ये है हमारी वस्तु, नाम दे दिया ए। अंतर क्या हुआ, वहां पर हम जो प्रतिबिंब बनाते थे तो किरणों को इस मुख्य अक्ष के समांतर ले लेते थे, लेकिन अब यहां नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वस्तु जो है अनंत पर है, बहुत दूर है, तो जो किरणें आएंगी वो थोड़ी सी तिरछी आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, किरणों को थोड़ा सा तिरछा लेंगे, यहाँ से एक किरण यहाँ से ले लेंगे, एक ऊपर दिखा देंगे, लेकिन किरण जो होगी वो थोड़ी सी तिरछी लेते हुए उसको खींच देंगे। हम तो स्केच से बनाओगे आप लोग तो थोड़ा सा और भी अच्छा आएगा फिगर। तो ऑप्टिकल सेंटर से जो लाइन जाती है वो कैसे चली जाती है, जो किरण जाएगी वो सीधी चली जाएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ी तिरछी सी लग रही है, लेकिन आप लोग स्केच से बनाओगे तो एकदम सीधी दिखनी चाहिए, इस तरह से, ठीक है। तो जो प्रकाशीय केंद्र से जाएगी रेज उसको सीधी दिखा दोगे आप। दूसरी किरणें आपस में पैरेलल होंगी लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी, तो दूसरी रेज जो है थोड़ा ऊपर दिखा देना, ये ऐसे करके आ रही है। अब क्या होता था, जो देखिए आपने लेंस में ये सिचुएशन पढ़ी थी कि उत्तल लेंस पर अगर कोई रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो वो फोकस पे मिल जाती है, ऐसे करके पढ़ाया आपने। लेकिन जो रेज तिरछी आती थी, अगर किसी लेंस पर रेज तिरछी आ रही है ऐसे करके, ठीक है ना, ऐसे तिरछी आ रही है, तो वो फोकस पे नहीं मिलती बल्कि फोकस तल में मिलती है कहीं। एक तो होता है यहां मिलना, और ये फोकस तल होता है फोकस से जाने वाला, और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। तो वो फोकस तल में कहीं मिल जाती है, मान लीजिए ऐसे करके थोड़ी तिरछी होगी ऐसे, और ये भी तिरछी होगी ऐसे, तो यहां नहीं मिली, फोकस तल में मिल गई। तो ये रेज हमारी कैसी आ रही है, तिरछी। तो क्या होगा, मान लो कहीं भी फोकस है तो यहां से थोड़ा सा इसे बेंड कर देंगे पहले, तो बेंड करके ये जहां मिलेगी इसका मतलब ये फोकस पर ही मिल रही है, फोकस तल में। जैसे ये फोकस है तो यहां फोकस तल में मिल गई, तो नाम दे दिया ए डैश, बी डैश को थोड़ा इधर बना रहा हूं मैं, बी डैश, और यहां कहूंगा मैं एफ ओ। सही है ना, डिफरेंस समझिए ना। यानी वहां पर जब हमने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनाया था तो वो फोकस पे नहीं बन रहा था, बल्कि वो तो समांतर आने वाली किरण फोकस से होके जा रही थी और आगे मिल गई थी कहीं। लेकिन यहाँ प्रतिबिंब वो फोकस पर ही बना है, ए डैश बी डैश जो आया वो फोकस पर आया है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरी बात, अब क्या करते हैं, जब ये प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब कैसा बना है हमारा, वस्तु AB का उल्टा और छोटा है, अभी छोटा है और वास्तविक है। लेकिन उल्टे सीधे से यहाँ कोई फर्क इसलिए नहीं पड़ता है क्योंकि जितनी भी खगोलीय वस्तु होती है वो सब गोलाकार होती है। अब गोल वस्तु का क्या उल्टा और क्या सीधा, सही है ना, इसलिए वहां वो मैटर जो है उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्लियर। अब आगे बात करते हैं। अब क्या करें भाई, एक बार प्रतिबिंब बन गया, आप दोबारा से दूसरा लेंस लीजिए। अब दूसरे लेंस की बात करते हैं, और ऐसे एडजस्ट करना है
कि ये जो प्रतिबिंब है उस लेंस के फोकस के अंदर आ जाए। यानी ये जो दूसरा लेंस है वो एक तरह से सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम करने लग जाए। यही होता है ना सरल सूक्ष्मदर्शी में, कि फोकस के अंदर आ जाता है। तो दूसरा जो लेंस आप लोगे उसको इसके पास लोगे, ये दूसरा लेंस ले लिया और इस लेंस को आप नाम दे दोगे LE और यहां नाम दे देना E, इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब इसकी फोकल लेंथ लोगे तो इसके अंदर लिया है, तो मान लो इसका जो फोकस है वो यहां आ रहा है, इस जगह पर लिख रहे हो तुम FE गैस, और इतनी डिस्टेंस पे इधर हो जाएगा FE। बात समझ में आई कि नहीं? अब प्रतिबिंब बनाओगे तो इससे समांतर जाने वाली जो प्रकाश किरण होगी वो द्वितीय फोकस से चली जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रेज सीधी चली जाएगी। ये दोनों रेजें आगे चल के तुम्हें डाइवर्ज होती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब ये आगे नहीं मिलेंगी, तो आप इनको डॉट डॉट करके पीछे की तरफ बढ़ा दोगे। पीछे की तरफ बढ़ाओगे आप स्केल से, जहां मिले, ऐसा मत सोचना कि सर ने यहां मिला दी तो हम भी यहीं मिला देंगे। जहां पे जाकर के मिल जाए आप तो स्केल से बनाओ, जहां मिल जाए वहां पर प्रतिबिंब बना दिया आपने। कैसा प्रतिबिंब बनाए? पहली बात तो A डबल डैश B डबल डैश, बहुत बड़ा आभासी, और इसके लिए सीधा है लेकिन वस्तु के लिए उल्टा है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है प्रतिबिंब का बनना। और जो भाषा आप लिखोगे उस पर ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कोई 2-3 लाइन का खेल करना है बस। क्या कहोगे? दूर रखी वस्तु AB का अभिदृश्यक लेंस NO के द्वारा वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A डैश B डैश बनता है, जो अभिनेत्र लेंस के लिए वस्तु का काम करता है तथा इसके द्वारा इसका आभासी, सीधा और उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश बनता है, जो कि वस्तु के सापेक्ष उल्टा होता है। बस इतना आपको लिखना है उसमें। इसके बाद यहां पर क्या है? यहां क्या दिखा रहे हो आप? यहां पे आप आइज दिखा रहे हो, यहां से इसको देखा जा रहा है। यहां से मतलब होता है ये नेत्रिका का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है, इस जगह पे आप उसको मान सकते हैं। ये आपकी आइज हो गई। तो अब बात आती है आवर्धन क्षमता की, कि भाई आवर्धन क्षमता कैसे निकाली जाए। तो आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला वही है, आवर्धन क्षमता, मैग्नीफाइंग पावर। तो आवर्धन क्षमता क्या होती है साहब? M = बीटा अपॉन अल्फा। लेकिन अब यहां थोड़ी सी बात समझने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि यहां पर अल्फा और बीटा जो है वो थोड़े से चेंज हैं। जो आपने संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में पढ़ा था उससे थोड़ा सा चेंज है। अब वो क्या है चेंज, उसको समझने की कोशिश करो। पहली बात, बीटा किसको कहते थे? बीटा कहते थे अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण, और आंख का मतलब होता है नेत्रिका। इसका मतलब अंतिम प्रतिबिंब आंख पर कोण बना रहा है। तो ये वाला जो कोण हुआ आपका, मैं A डैश को थोड़ा सा यहां लिख देता हूं, चलो। और ये जो कोण बना, ये कोण हो गया हमारा बीटा। बात समझ आई? इसका मतलब बीटा में कोई परिवर्तन नहीं है। वहां भी यही था कि अंतिम प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। लेकिन अल्फा में चेंज है। अल्फा में चेंज क्या है भाई? आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अल्फा किसको लेते थे? आप संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अल्फा कहते थे वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण। लेकिन उसमें एक चीज और जोड़ देते थे, जबकि वस्तु स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी है। यानी वस्तु जो है वो कैपिटल D पर रखी है, तब वो जो आंख पर कोण बनाएगी। लेकिन यहां ऐसे नहीं कह सकते, क्योंकि यहां वस्तु चंद्रमा है। अगर वो चंद्रमा यहाँ 25 सेंटीमीटर पर रख देते ला करके, तो देखने के लिए टेलीस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। बात समझ रहे हो ना? ठीक है ना? इसके भाई कोण बना रहे हो आप कह रहे हो जब वो D पर रखे तब कोण बनाए। अरे जब चंद्रमा को D पर रख देंगे ला करके कोण बनाएंगे, तो फिर उसे देखने के लिए टेलीस्कोप की क्या जरूरत है? फिर तो वैसे ही दिख जाएगा हमें। इसका मतलब यहाँ उसको वस्तु को D दूरी पे नहीं रखा जा सकता, इसलिए अब अल्फा की परिभाषा बदल गई। अब अल्फा क्या हुआ? वस्तु सीधे सीधे जो आंख पे कोण बनाए, जो चंद्रमा जहां पर है या जो खगोलीय वस्तु जहां भी है वो सीधे सीधे जो कोण बनाएगी उसको आप अल्फा कहोगे। इसका मतलब अब हम जो बीटा कोण अल्फा है, अगर उसको लैंग्वेज में लिखना चाहें तो बीटा का मतलब हो गया अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण। और अल्फा की जगह पे लिख देंगे
वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, उसमें जो कहते थे डी दूरी पर जब रखी हो उस चीज को हटा देंगे। वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यानी थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, सीधे सीधे वस्तु जो कोण बनाएगी उसको आप अल्फा कहोगे। अब बात ये आती है भाई, अब किस कोण को अल्फा माना जाए इस फिगर में जिसको कि कैलकुलेट किया जा सके। तो वस्तु तो हमारी यहां पर है और वस्तु से रेज आ रही है ये वाली, तो वास्तव में कोण तो रेज ही बनाती है ना आंख पर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ये वाली जो रेज है ये तो आंख तक नहीं पहुंच रही भाई, आंख आप यहां पे दिखा रहे हैं जिसको ई पर लेते हैं हम, वो तो रेज किस पे आ रही है, इस वाले प्लेन पे आ रही है। तो ऊपर आने वाली जो रेज हो उस वाले कोण को मान लेना आप अल्फा, इस वाले कोण को अल्फा मान लेना। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न होगा कि सर ये तो समझ में नहीं आया भाई, ये वाला कोण जो हमारा तो ये अल्फा कैसे हो गया। आप तो लिख रहे हैं कि आंख पर बनने वाला कोण होना चाहिए, यानी इस जगह पर बनना चाहिए वो कोण। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क क्यों नहीं पड़ता वो मैं तुम्हें समझाऊंगा। देखिए एक बात बताइए, अभी मैं तुमसे कहूं कि यहां से आगरा कितनी दूर है, आप कहोगे 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर, सही है ना। अभी मैं यहां खड़े होकर कह रहा हूं कि यहां से आगरा कितनी दूर है, आप कहोगे 50 किलोमीटर। अब मैं थोड़ा सा एक कदम इधर हो जाता हूं, अब कहता हूं यहां से आगरा कितना है, तब भी आप यही कहोगे 50 किलोमीटर। इसका मतलब उस 50 किलोमीटर के कंपैरिजन में 1 मीटर की डिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। ये मैं क्यों समझा रहा हूं तुम्हें, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि जो टेलीस्कोप होती है उसकी लंबाई ज्यादा से ज्यादा 1 मीटर 2 मीटर। मान लो ये टेलीस्कोप है आपके, अब ये वस्तु है कोई कहां पर, वहां पर अनंत पर चंद्रमा है, और वो चंद्रमा इस जगह पर कोण बनाए तो वहां से जो रेंज आएगी वो ऐसे करके कोण बनाएगी कोई, और वही चंद्रमा फिर इस जगह पर कोण बनाए। क्या फर्क पड़ेगा 1 मीटर से भाई, जो कोण चंद्रमा का यहां बनेगा वही कोण 1 मीटर दूरी पे इधर बनेगा। कितना फर्क आ जाएगा उससे, कोई फर्क आने वाला नहीं है, क्योंकि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट होती है उनके एंगल वैसे ही सेकंडों में बनते हैं। डिग्री में लोगे तो 0.5 डिग्री 0.25 डिग्री, इतने छोटे एंगल बनते हैं, और उसमें इतनी डिस्टेंस से क्या फर्क पड़ने वाला है। जैसे कि आप आगरा से, जब आगरा की दूरी के कंपैरिजन में आप 1 मीटर को कुछ नहीं समझ रहे हो, तो फिर चंद्रमा की दूरी के कंपैरिजन में उस कोण को क्या समझा जाएगा। इसलिए भले कहते हम यही है कि आंख पर बनने वाला कोण, लेकिन लो वहां पर जहां से उनको कैलकुलेट किया जा सके, जहां से उसकी वैल्यू निकाली जा सके। तो बिल्कुल कंफ्यूजन मत रखना माइंड में कि ये कोण हम आंख पे नहीं ले रहे, भले हम यहां ले रहे हैं, लेकिन ये जितना होगा उतना ही अगर यहां बनाते तो उतना ही यहां पर होता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लिया क्यों है इस जगह पे कि इस जगह से अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, उसको निकाला जा सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं। अब कैसे निकालोगे, अब ये कोण अल्फा है तो बताओ ये वाला कोण भी कितना होगा, भाई ये कोण भी अल्फा होगा, और अब अगर ये अल्फा होगा तो ओ ए डैश बी डैश इस ट्रायंगल से अल्फा की वैल्यू को कैलकुलेट किया जा सकता है, इसलिए ऐसे लिया हमने। अब क्या करेंगे भाई, अब तो m इक्वल टू बीटा कोण है, बीटा की वैल्यू निकालो, अल्फा की वैल्यू निकालो और वैल्यू पुट कर दो दोनों, और दोनों ही कोण छोटे होते हैं, इसलिए अल्फा भी tan अल्फा के टर्म में और बीटा भी। तो पहले आप अल्फा इक्वल टू tan अल्फा, अब tan अल्फा निकालते हैं, देखिए a डैश b डैश o, तो tan अल्फा हो जाएगा a डैश b डैश अपॉन o a डैश, a डैश b डैश अपॉन o a डैश। अब आ जाइए बीटा, बीटा इक्वल टू tan बीटा। अब tan बीटा मैंने ये चीज पहले भी समझाई थी आपको कि जब भी बीटा वैल्यू या किसी कोण की वैल्यू तुम्हें निकालनी है, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है या फिर वो खगोलीय दूरदर्शी है, बड़े वाले त्रिभुज से मत निकालना, क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज से निकालोगे तो काम बढ़ जाएगा आपका। भाई दो तरीके हैं आपकी, ऐसे करके भी tan बीटा निकाल सकते हो और यहाँ छोटे त्रिभुज से भी tan बीटा निकाल सकते हो। कभी भी बड़ा त्रिभुज मत लेना, बड़ा त्रिभुज ले लिया समझ लो तुम कंफ्यूज हो जाओगे और वहां पे भ्रमित हो जाओगे, टाइम वेस्ट कर जाओगे अपना। इसलिए हमेशा छोटे त्रिभुज से निकालो, हालांकि आ जाएगा बड़े से भी, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, 3-4 लाइन बढ़ जाएंगी, तो छोटे से करते हैं। तो छोटे से निकालोगे भाई tan बीटा, तो क्या हो गया a डैश b डैश अपॉन a डैश e। अच्छा चलो दूरियों के बारे में और बात कर लेते हैं। वस्तु की दूरी तो अनंत हो गई, उस पर तो बात कर नहीं रही। यहां से प्रतिबिंब कहां बना, FO पे जाके,
यानी जिसको आप बी नोट कहते हैं उसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, एफ नोट की। ये बात समझ में आ गई कि नहीं? अब यहां से यहां तक की दूरी को क्या मानेंगे, यू ई, और यहां से प्रतिबिंब जो बन रहा है, अब उसमें भी दो बातें, जैसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में हमने बताया था कि दो कंडीशन ली जाती है कि या तो प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बनता हुआ दिखाओ या फिर प्रतिबिंब को अनंत पे बनता हुआ दिखाओ। तो ये जो प्रतिबिंब हमने बनाया वो कैपिटल डी दूरी पे बनाया है। अगर अनंत पे बनाना होता तो ये जो एफ ई डैश ले रहा हूं ना, एफ ई डैश और एफ ओ एक ही पॉइंट पे होती, तो ये वस्तु इसके फोकस पे आ जाती, तो ये किरणें आपस में हो जाती समांतर। अगर पूछे कभी आपसे कि अनंत पर प्रतिबिंब का बनना दिखाइए, तो आपको करना क्या होगा, एफ ओ और एफ ई डैश भी यही मानना, और जितनी दूरी है उतनी दूरी से लेना, और तो किरणें अपने आप समांतर हो जाएंगी, तो उनको अनंत दिखा दूंगी, अनंत पे मिलेंगे। बात समझ में आ गई कि नहीं? लेकिन हम यहाँ दिखा रहे हैं डी पे, इसका मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी को वैसे तो बी ई कहा जाए, लेकिन किसके बराबर है, वो डी के बराबर है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई, बीटा आ गया हमारा, अब एम निकालो। m इज इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा की वैल्यू लगाओगे a डैश b डैश अपॉन a डैश e, और उसके अपॉन में a डैश b डैश अपॉन o a डैश, a डैश b डैश से a डैश b डैश कैंसिल आउट, o a डैश चला जाएगा आपका ऊपर, o a डैश अपॉन a डैश e। इनकी वैल्यू लगाओ विद साइन, चिन्ह सहित, o a डैश, ओ ए डैश प्लस का, और वो भी कितना, एफ नॉट। भाई बी नोट की वैल्यू एफ के बराबर है, तो प्लस का एफ नॉट, प्लस का एफ जीरो या नॉट या ओ कुछ भी कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए डैश ई, ए डैश ई किसके बराबर है, यू ई, लेकिन माइनस का, तो माइनस का यू ई। तो फाइनल जो फॉर्मूला आया हमारा, जनरल फॉर्मूला जिसको कहते हैं, वो आया माइनस का एफ ओ अपॉन यू ई। ये फॉर्मूला आ गया आपका। आप कहोगे कैसा माइनस साइन क्यों आ रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि अंतिम प्रतिबिंब जो है वस्तु के रेस्पेक्ट में उल्टा है। अब क्या होता है, अब वही दो कंडीशन बस। पहली कंडीशन, जब प्रतिबिंब कहां बन रहा है, कैपिटल डी पर बनता है। तो प्रतिबिंब अगर कैपिटल डी पे बनेगा तो लेंस फॉर्मूला लगा करके, लेकिन लेंस फॉर्मूला किसके लिए लगाएंगे, आई पीस के लिए, क्योंकि अंतिम प्रतिबिंब को आई पीस बना रहा है, अब नेत्र यानी नेत्रिका बना रही है। तो फॉर्मूला लगाओगे आप 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन बी ई माइनस 1 अपॉन यू ई। वैल्यू लगाओ, 1 अपॉन एफ ई बराबर 1 अपॉन बी ई, डी के बराबर है, और वो भी इधर यानी माइनस में, तो माइनस का डी, और माइनस 1 अपॉन यू ई भी माइनस का होगा, तो माइनस माइनस। एक काम करते हैं, यहाँ 1 अपॉन यू ई आ रहा है, तो 1 अपॉन यू ई की ही वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी 1 अपॉन यू ई की वैल्यू हो गई 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन एफ। अब 1 अपॉन यू ई की जगह पे यहाँ पुट कर दो, तब m इज इक्वल टू हो जाएगा आपका m इज इक्वल टू माइनस के f को अपनी जगह, और 1 अपॉन यू की जगह पे आ जाएगा 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन एफ। अब इसमें से नीचे से एफ ही कॉमन ले लो। आप कहोगे कि इसमें तो एफ ही है नहीं, अरे अगर कहीं कोई चीज कॉमन नहीं होती है तो उसका भाग लगा देते हैं, सही है। तो अब नीचे से ले जाएंगे लेकिन कॉमन, इसका मतलब एफ ही कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा माइनस के एफ ओ अपॉन एफ ई, और ब्रैकेट यहां से एफ ही आएगा, तो चलो इसकी जगह तो 1 बच गया। अब इसमें अब नीचे तो है नहीं, तो भाग लगाएंगे तो डी एफ ई ऊपर चला जाएगा, भाई डी में भाग लगाओगे एफ ई का, तो एफ ई ऊपर चला जाएगा, तो वो हो जाएगा एफ ई अपॉन डी। ये आपका फॉर्मूला आ गया है किसका, आवर्धन क्षमता का। कब, जब आपका प्रतिबिंब जो है डी दूरी पर बनता है। दूसरी बात, इस स्थिति में नली की लंबाई और निकालो, और नली की लंबाई होती है दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो देखो यहां से और यहां तक एफ ओ, और यहां से यहां तक यू ई, तो नली की लंबाई इस स्थिति में कितनी हो गई, नली की लंबाई L इज इक्वल टू हो गया एफ ओ प्लस यू ई, और यहाँ यू ई की वैल्यू माइनस में मत लगा देना, चाहो तो इस पर मॉड लगा देना। मॉड का मतलब होता है कि प्लस लेनी है आपको, क्योंकि आप दूरी निकाल रहे हो और दूरी नेगेटिव में नहीं होती है, इसलिए आपको उसे प्लस में लेना है, पहली कंडीशन।
दूसरी कंडीशन क्या होती है भाई, जब प्रतिबिंब आपका कहां बन रहा हो, अनंत पर। तो जब प्रतिबिंब आपका अनंत पर बने तो उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आप प्रतिबिंब को अनंत पर बनाने की बात कर रहे हैं। वैसे तो आप अच्छी तरह जानते हो प्रतिबिंब अनंत पे तभी बनता है जब आप उसके फोकस पे रखोगे, यानी यूई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, एफई के बराबर हो जाएगी। लेकिन फिर भी आप चाहते हैं सेकंड केस में जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अब प्रतिबिंब अगर अनंत पे बनेगा तो 1/FE इक्वल टू 1/BE की जगह पे अनंत आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/UE हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, और UE की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, FE के बराबर, FE के बराबर। हालांकि यहाँ माइनस अनंत ले सकते हो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो फिर भी 0 होगा। तो UE की वैल्यू FE के बराबर आ गई। अब आप M निकालोगे तो M इक्वल टू यहाँ लगाना UE की जगह FE, तो माइनस के FO/FE। तो देखिए अनंत वाला तो फॉर्मूला ही बड़ा आसान हो जाता है। अगर तुमसे कोई पूछे कि प्रतिबिंब अनंत पे बन रहा है, आप क्षमता निकालो, तो केवल दो चीजें होनी चाहिए, FO और FE, और केवल क्या कर दोगे, FO/FE। और दूसरी बात एक और है, चाहे वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी हो, चाहे सरल सूक्ष्मदर्शी हो या दूरदर्शी हो, फॉर्मूले में चिन्ह नहीं लगाते, यानी फॉर्मूले में केवल आपको वैल्यू लगानी है। आप ये नहीं सोचोगे इसे हमें प्लस में लेना है कि माइनस, यानी झंझट ही नहीं है, केवल वैल्यू पुट करनी है। अगर मान लो यहाँ दूरदर्शी की अवदृश्य की फोकस दूरी दे रखी है 80 और इसकी फोकस दूरी दे रखी है 5, तो आवर्धन क्षमता हो गई 5 से 16 5 80, यानी 16 आ गई। माइनस साइन से कोई लेना देना नहीं है, माइनस साइन तो बस ये बताता है कि प्रतिबिंब जो है ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में उल्टा बन रहा है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अब नली की लंबाई निकालो, तो नली की लंबाई UE किसके बराबर हो गया है, FE के। तो वैसे तो क्या होता है, यहां से यहां तक तो FO और यहां से यहां तक UE, लेकिन वो बराबर हो गया FE के। तो नली की लंबाई इस केस में आ गई FO+FE। तो अनंत वाला, जब दूरदर्शी में अनंत वाला अगर कभी न्यूमेरिकल आ रहा है तो इतना आसान हो जाता है न्यूमेरिकल, बस आपको FO/FE और FO+FE, ठीक है। दूसरी एक और चीज ध्यान दो, अक्सर हम कंफ्यूज होते हैं दूरदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के फॉर्मूले में, तो यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिए। वहां क्या होता था फॉर्मूले में, V0/U0, और अंदर होता था 1+D/FE, लेकिन इसमें उल्टा है, 1+FE/T। इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। और ये नली की लंबाई भी हो गई आपकी दोनों में। दूसरी बात जो मैंने वहां भी बताई थी आपको कि भाई ये लेंस कभी भी अकेला नहीं लिया जाता, बल्कि इस लेंस को भी 2 या 2 से ज्यादा लेंसों का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। इस लेंस को भी अकेला ना लेकर के उसको भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, किस लिए, जिससे कि उसमें से क्रोमेटिक एबरेशन खत्म हो जाए, वर्ण विरूपण खत्म हो जाए या फिर मिनिमाइज हो जाए। ये बात मैंने सूक्ष्मदर्शी में भी समझाई थी और यहाँ भी इस बात को बता के चलना है, ठीक है। अब हमारा ये टॉपिक कंप्लीट है। कोई भी न्यूमेरिकल आए आप इस पे कर सकते हो। और देखिए फिर मैं बता रहा हूँ, दोनों में से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है।